आज हम अनुवाद का और एक परिच्छेद देखेंगे। यहाँ परिच्छेद दिया है, हिंदी में परिच्छेद है, पैराग्राफ है। इन दिनों हम लोग केवल अधिकारों की बात कर रहे हैं। वास्तव में हमें पहले अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग करता है। अब देखो, हर हिंदी के शब्द के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द होता है वो पहले सोचना, और उसके बाद अनुवाद करते समय काल परिवर्तन नहीं करोगे। जिस काल में सेंटेंस होता है उसी काल में लिखना पड़ता है, और शब्द के लिए बराबर अर्थ का शब्द लेना चाहिए। इन दिनों टुडे हम लोग केवल अधिकारों की बात कर रहे हैं। आजकल हम टुडे वी आर टॉकिंग ओनली आवर राइट्स। वास्तव में हमें पहले अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। वास्तव में यानी इन फैक्ट वी शुड फर्स्ट डू आवर ड्यूटी। हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। कर्तव्य यानी ड्यूटी पूरे करने चाहिए। शुड फर्स्ट डू आवर ड्यूटी। उसके बाद अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। अधिकार राइट्स अपने आप मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। द राइट्स वुड कम ऑटोमेटिकली। गणतंत्र दिवस हमें अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग करता है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सजग करता है, अवेयर किसके प्रति? कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति। कर्तव्य ने ड्यूटीज, उत्तरदायित्व ने राइट्स, अधिकार। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, गणतंत्र दिवस हमें अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग करता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखो, द रिपब्लिक डे मेक्स अस अवेयर टू आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो। इस तरह प्रश्न आएगा, हिंदी में परिच्छेद देते हैं, उसका तुम्हें इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आना चाहिए। तो हिंदी में जो शब्द होता है उसके लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द है, उस वाक्य का अर्थ हिंदी में और इंग्लिश में बराबर होना चाहिए। काल परिवर्तन नहीं करना चाहिए। समझे अनुवाद कैसे किया जाता है? ठीक है, यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिखाया गया है। देखो, टुडे वी टॉक ओनली ऑफ आवर राइट्स। इन फैक्ट वी शुड फर्स्ट डू आवर ड्यूटी। The rights would come automatically. The Republic Day makes us aware of our rights and duties. अब हम व्याकरण का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, समान उच्चारण वाले शब्द। तो कुछ शब्द समान ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में फ़र्क होता है। मात्राओं में भी फ़र्क होता है। पहली ई के बदले दूसरी की मात्रा दिए तो अर्थ अलग हो जाता है। पहले ऊ के बदले ह्रस्व ऊ के बदले दीर्घ ऊ उकार अगर दे दिया तो अर्थ में भी बदल होता है, परिवर्तन होता है, अर्थ में भी फर्क होता है। तो समान उच्चारण वाले शब्द, समान वर्तनी यानी लेखन और स्वरूप पर पूरी तरह ध्यान न देने पर कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, देखो। जैसे दिन, दिवस, द को पहली की मात्रा दिन, डे, दिवस कहलाता है। और वही द को दूसरी की मात्रा अगर हमने दिए दीन यानी गरीब, अर्थ में फ़र्क है। बोलते समय हम दिन दिन बोलते, लेकिन उच्चारण में भी फ़र्क है। पहला वाला दिन कहते हैं और दूसरे को हम दीन कहते हैं। पहला द को हम रस उच्चारण करते हैं और दूसरे द को दीर्घ दी है, इसलिए दीन कहते हैं। उच्चारण में फ़र्क हुआ कि अर्थ में फ़र्क आता है। दूसरा देखो, प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद। प्रासाद इसका अर्थ है महल। देखो, एक आ की मात्रा प्र को जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रासाद यानी महल, राजमहल। समान इसका अर्थ है बराबर। सामान यानी वस्तुएं। हंस, स्वैन एक पक्षी है। सरस्वती माता का वाहन है। और हंस
हस यानी हंसना। गृह यानी घर और ग्रह एक आकाशीय पिंड। ग्रह यानी एक आकाशीय पिंड। जैसे अर्थ ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। अर्क सूर्य, अर्क यानी रस। लक्ष्य लाख 1 लाख और लक्ष्य यानी उद्देश्य एम ध्येय। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। चालक चलाने वाला, बस ड्राइवर को चालक कहते हैं। चालाक यानी धूर्त। कुल यानी मंच और कूल यानी किनारा। दिया देना क्रिया का रूप है वो, और दिया यानी दीपक। साथ एक दूसरे के साथ और सात एक संख्या। बाहर यानी रौनक और बाहर यानी अंदर न होना। कम इसका अर्थ थोड़ा। काम यानी कार्य। मिल यानी कारखाना। मील यानी दूरी की नाप। 4 मील, 5 मील, 10 मील। कोस दूरी की एक नाप। और कोश यानी शब्द संग्रह, वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्शन करना। शब्द संग्रह। मलमल इसका अर्थ है कीमती कपड़ा। और मालामाल यानी समृद्ध। तो इस तरह से वर्तनी में यानी लेखन में अगर हमने गलती की, पहली ई की मात्रा के बदले दूसरी ई की मात्रा दिए तो उसका अर्थ बदलता है। पहले ऊ के बदले यानी रसू के बदले अगर दीर्घ उकार दिया तो उसका अर्थ बदलता है। तो पन्ना नंबर 38 पर पुस्तक में हमें स्वाध्याय करना है। पुस्तक में पन्ना नंबर 38 पर देखो, भाषा की ओर देखो। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। वहाँ रेल के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। हर डिब्बे को 4 खिड़कियाँ हैं, एक दरवाज़ा है और पहले खिड़की पर एक शब्द लिखा है और तीसरे खिड़की पर एक शब्द लिखा है। पहला वाक्य देखो, लक्ष्मी डैश वहाँ से 10 डैश दूरी पर है। तो यहाँ खिड़की में जो शब्द हैं उन्हें उचित शब्द यहाँ लिखना है। पहले खिड़की में क्या लिखा है? मील यानी अंतर है, वो अंतर नापने के इकाई को मील कहते हैं। और दूसरा जो मील है मिलना, प्राप्त होना। तो फिर यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं वाक्य? लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। तो दूसरा जो खिड़की का शब्द है वो पहले रिक्त स्थान में लिखना और पहले खिड़की का जो शब्द है वो दूसरे रिक्त स्थान में लिखना। दूसरा वाक्य देखो। दूसरा वाक्य देखने से पहले हम खिड़की में शब्द देखेंगे। प्रण और प्राण। डैश छोड़ दूंगा, डैश नहीं छोड़ूंगा, यानी प्राण छोड़ दूंगा, प्रण नहीं छोड़ूंगा। हम जीवन त्याग करेंगे लेकिन जो प्रतिज्ञा, जो प्रण लिया है उसे नहीं छोड़ेंगे। तीसरा देखो, हंस और हंस। पहले हंस का अर्थ है हंसना और दूसरे हंस का अर्थ है पक्षी। डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी, यानी हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा देखो, कोश कोश। अब पहले कोश का अर्थ क्या है और दूसरे कोश का अर्थ क्या है? देखो, पहले कोश का अर्थ है वो एक शब्द, कोश एक शब्द है, और दूसरे कोश का अर्थ क्या है? कोश यानी डिक्शनरी। तो शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। तो दूसरे खिड़की का शब्द पहले रिक्त स्थान में लिखना और पहले खिड़की का शब्द दूसरे रिक्त स्थान में लिखना। पांचवा देखो, दीन दिन। तो दीन यानी गरीब और दिन यानी दिवस, डे। वाक्य कैसे बनेगा? दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है, यानी दिन रात, डे एंड नाइट। दीन दुखी यानी गरीब लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। छठा देखो, कुल और कुल। पहला कुल यानी अपना वंश और कुल यानी किनारा। कुल पहले की मात्रा कुल यानी पूरा भी होता है उसका अर्थ। तो नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। सातवां देखो, दिया यानी देना।
दिया यानी दीपक। डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया यानी दिया दीपक दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। पहली दी जो है वो दिया यानी देना और दूसरी दी दिया यानी दीपक। 8वां देखो पीता पिता। पहले पिता यानी पीना और दूसरा पिता यानी कि फादर। बालक डैश से पानी डैश है। बालक पिता से पानी पीता है। इस तरह से स्वाध्याय में ये वाक्य तुम्हें लिखने के हैं। वैसे ही विस्मयादिबोधक का भी तुम्हें स्वाध्याय करना है। पन्ना नंबर 43 पर देखो। पहला वाक्य वहाँ क्या रंग बिरंगी छटा है, तो इसमें वहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा देखो अरे हम कहाँ आ गए, अरे विस्मयादिबोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य देखो अरे रे पेड़ गिर पड़ा, तो अरे रे विस्मयादिबोधक अव्यय है। छी तुम झूठ बोलते हो, छी ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। 5वां शाबाश इसी तरह साफ सुथरा आया करो, तो शाबाश यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय का लेखन करने के बाद ये पन्ना नंबर 43 पर 43 पर का स्वाध्याय तुम्हें करना है। हमारा यहाँ सिलेबस पूरा हुआ। तो निबंध सेक्शन में तुम्हें निबंध पत्र अनुवाद लिखना है। व्याकरण सेक्शन में अव्यय के 4 प्रकार, समान उच्चारण वाले शब्द, ये लेखन पूरा करना है और प्रश्नोत्तर भी पूरे करने के हैं। लेखन पूरा करो। धन्यवाद।